गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सत्यम पब्लिक स्कूल रानोली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 10 साइंस का जो अपना चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन उसके आगे के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने गोलीय दर्पणों से जो प्रतिबिंब निर्माण होता था उसके बारे में अध्ययन किया था। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के लिए पहले हम दर्पण बनाते हैं। ये अपनी आ गई मुख्य अक्ष, ये अपना ध्रुव P, ये हो गई दाईं तरफ प्लस, इधर बाईं तरफ माइनस, ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। पॉइंट क्या क्या है, चार चीजें हमने इसमें इंडिकेट की है कि मूल बिंदु है वो P है। मूल बिंदु के दाएं तरफ की सभी दूरियां धनात्मक होती है, बाईं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। ये आपकी जो लाइन है ये मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके ऊपर की तरफ की सभी दूरियां धनात्मक और नीचे की तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो पॉइंट कौन कौन से होते हैं मैं बोल रहा हूं, आप नोट डाउन करना। पहला पॉइंट होता है कि मूल बिंदु हमेशा ध्रुव को मानते हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में मूल बिंदु, पहला पॉइंट यहां लिख रहा हूं कि मूल बिंदु ध्रुव P को माना जाता है, P को माना जाता है, अर्थात सभी दूरियां P से मापी जाती है। मूल बिंदु अपना हो गया ध्रुव P, मतलब कोई भी दूरी का माप करना है कि कितनी लंबी है तो मापन कहां से होगा, ध्रुव P से होगा। दूसरा पॉइंट होता है कि वस्तु या हम बोलते हैं बिंब को हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है, बाईं तरफ रखा जाता है, बाईं तरफ रखा जाता है। मतलब ये अपनी वस्तु हमेशा इसी साइड में आएगी जिस साइड से परावर्तक पृष्ठ हो, उस साइड में बाईं तरफ वस्तु को रखा जाता है। तीसरा है कि मूल बिंदु के बाईं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक ये रही, ये मूल बिंदु है, इसके बाईं तरफ की सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, जबकि दाईं तरफ की सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि मूल बिंदु के बाईं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, जबकि दाएं तरफ की सभी दूरियां धनात्मक होती है। और चौथा पॉइंट अपने को लिखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर की तरफ दूरी धनात्मक होती है, जबकि नीचे की तरफ क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये चार पॉइंट अपने को लिखने हैं। पहला पॉइंट अपने को कार्तीय चिन्ह परिपाटी में याद रखना है कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी में मूल बिंदु ध्रुव को P को माना जाता है, अर्थात सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती है। दूसरा पॉइंट है कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है। तीसरा पॉइंट है कि मूल बिंदु के बाईं तरफ की इधर जितनी भी दूरियां आएगी वो ऋणात्मक आएगी, इधर आएगी वो क्या आएगी, धनात्मक आएगी। चौथा पॉइंट है मुख्य अक्ष के समांतर की दूरियां समांतर ऊपर की तरफ की दूरियां धनात्मक होती है, जबकि नीचे की तरफ की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये अपनी है गोलीय दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ये डायग्राम अपने को बनाना है, मूल बिंदु दर्शाना है, दाएं तरफ प्लस दर्शाना है, बाईं तरफ माइनस दर्शाना है, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ प्लस दर्शाना है और नीचे की तरफ क्या दर्शाना है, माइनस दर्शाना है। इसके पश्चात इसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया, दर्पण सूत्र। वो क्या होता है देखो, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र तीन चीजें इसमें आएगी। गोलीय दर्पणों में ध्रुव
क्या बोलते हैं इसको? पी। ध्रुव पी से बिंब, बिंब को बोलते हैं वस्तु की दूरी क्या कहलाती है? यू कहलाती है। क्या कहलाती है? यू। पहला पॉइंट है कि गोलीय दर्पणों में ध्रुव पी से बिंब या वस्तु की दूरी यू कहलाती है। ध्रुव पी से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी वो कहलाती है स्मॉल वी कहलाती है, और फोकस दूरी है वो कहलाती है स्मॉल एफ कहलाती है। तीन चीजें आई अपने पास, इसको समीकरण एक दे दो, चाहे इसको दो और इसको तीन। बिंब की दूरी है ध्रुव से मापते हैं यू कहलाती है, प्रतिबिंब की दूरी है वो वी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है एफ कहलाती है। तीनों को अगर समीकरण में बंद करें तो ये आता है 1/यू प्लस 1/वी बराबर 1/एफ। ये अपना दर्पण सूत्र है। तीन चीजें हैं इसके अंदर, यू वी और एफ। अपने को ध्यान होना चाहिए यू क्या है? यू हमेशा वस्तु की दूरी कहलाती है, वी प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है, और एफ कहलाती है फोकस दूरी। तीन दूरियां है यू वी और एफ। ये सब जो सूत्र है वो अपने को जब हम आंकिक प्रश्न करेंगे उनमें काम में आएगा। ध्यान रखना, यू को बिंब भी बोलते हैं, वस्तु भी बोलते हैं, वी को बोलते हैं प्रतिबिंब, और एफ को बोलते हैं फोकस दूरी। तीनों में से अपने को एक दो देगा और एक पूछेगा। मान लो अपने को दो चीजें दे दी, वस्तु की दूरी दे दी, प्रतिबिंब की दूरी दे दी, कहेगा फोकस दूरी निकालिए। या कई बार यू और एफ दे देकर वी पूछ लेता है। तो तीनों मानों में से दो मान अपने को देगा और एक मान पूछेगा, वो हम आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे तब करेंगे। दर्पण सूत्र अपने को याद रखना है 1/यू प्लस 1/वी बराबर 1/एफ। ये अपना दर्पण सूत्र है छोटा सा। ये टॉपिक अपना एक हुआ है परावर्तन का कंप्लीट, प्रकाश का परावर्तन का टॉपिक यहां आने के पश्चात कंप्लीट हुआ है। इसके पश्चात हम आगे पढ़ेंगे अपवर्तन। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं कि प्रकाश के परावर्तन में अपने को हमने पढ़ा क्या क्या है। सबसे पहले पढ़ा थी प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा, उसके पश्चात परावर्तन के तीन नियम, फिर परावर्तन के दो प्रकार, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। उसके पश्चात हमने पढ़ा दर्पण। दर्पण में गोलीय दर्पण दो प्रकार के पढ़े, कौन कौन से? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उसके पश्चात दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं हमने सारी पढ़ी थी। फिर हमने पढ़े थे दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के चार नियम, फिर हमने बनाए प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब बनाने के पश्चात आज हमने पढ़ा है कार्तीय चिन्ह परिपाटी और दर्पण सूत्र। इसके पश्चात अब आगे हम पढ़ेंगे अपवर्तन। चलो देखो अपवर्तन स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। जब परावर्तन के अंदर दर्पण काम में आता है, ध्यान रखना, तो अपवर्तन के अंदर लेंस काम में आता है। सेम वो के वो चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। परिभाषा लिखूं मैं, जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर वह अपनी मूल दिशा से थोड़ा विचलित हो जाती है। मूल दिशा से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये परिभाषा है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर वह अपनी मूल दिशा से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। कैसे? इधर डायग्राम बनाते हैं। देखो ये कोई पृथककारी पृष्ठ है, ये आपका अभिलंब है एन और एन डेश, अभिलंब बोलते हैं। ये पृथककारी पृष्ठ है, पृथककारी पृष्ठ। ऊपर ये माध्यम नंबर 1 है, नीचे ये माध्यम नंबर 2 है।
अब कोई सा भी मान लो, आप ऊपर वाला सघन मान लो चाहे नीचे वाला सघन मान लो, ये माध्यम है। चाहे ऊपर वाले को आप सघन माध्यम कह दो, नीचे वाले को विरल कह दो, या नीचे वाले को सघन कह दो, ऊपर वाले को विरल कह दो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये प्रकाश की किरण है, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर, ये पृथककारी पृष्ठ है। अब इसको जाना कैसा चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था। इसको कैसा जाना चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था। लेकिन यहां देखो, पृथककारी पृष्ठ पर, दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर वह अपनी मूल दिशा, इसकी मूल दिशा ये है, मूल दिशा से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। मतलब मूल दिशा से क्या हो जाती है? भटक जाती है, अपनी दिशा छोड़ देती है, और या तो इस अभिलंब के क्या आ जाती है? पास आ जाती है, या अभिलंब से क्या हट जाती है? दूर हट जाती है। तो ये कौन सी हो गई? आपतित किरण। कौन सी हो गई? आपतित किरण। ये हो गई आपकी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और ये आपका क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। देखो इसको आराम से, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर वह अपनी मूल दिशा से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बात ये आती है कि ये प्रकाश की किरण है, जाना इसको सीधे सीधे था। अब या तो ये अभिलंब के पास आएगी, या अभिलंब से क्या हटेगी? दूर हटेगी। वो कैसे? आप कहोगे सर ये कैसे पता चले कि अभिलंब के पास आएगी या अभिलंब से ऐसे दूर हटेगी? दूर हटेगी तो इससे दूर जाएगी, या पास आएगी? ये कौन सी कंडीशन में है? आपके पास माध्यम कितने हैं? अपने पास माध्यम कितने हैं? दो। कौन कौन से? सघन माध्यम, और दूसरा कौन सा है? विरल माध्यम। दूसरा कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, सघन से किसमें जाएगी? विरल में जाएगी, तो अभिलंब से क्या हटेगी? दूर हटेगी। अभिलंब से क्या हटेगी? दूर, क्योंकि इसका वेग क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। और जब यदि विरल से किसमें जाए? सघन में जाए, तो यह अभिलंब के क्या आती है? पास आती है, क्योंकि इसका वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये दो बातें ध्यान रखनी है। अब मान लो इसको मैं ये कह दूं, ये माध्यम सघन माध्यम बढ़ा दूं इसको, और इसको बढ़ा दिया हमने विरल माध्यम, तो सघन माध्यम से किसमें जा रही है? विरल में, तो अभिलंब से क्या हटेगी? दूर हटेगी। अभिलंब से क्या हटेगी? दूर। और विरल से यदि सघन में जाएगी, तो अभिलंब के क्या आएगी? पास आएगी। ये अपनी प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा है, कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर वह अपनी मूल दिशा से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब हमने परावर्तन पढ़ा था, तो परावर्तन में क्या हो रहा था? एक माध्यम से आई, टकराकर क्या चली गई थी? उसी माध्यम में वापस चली गई थी। लेकिन इसमें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो वह विलंब से क्या हटती है? दूर हटती है। और यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो वह विलंब की क्या होती है? पास आती है। ये प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा। अब दूसरा है अपवर्तन के नियम। जिस प्रकार हमने परावर्तन के नियम देखे थे, उसी प्रकार किसके नियम देखते हैं? अपवर्तन के। दो नियम है अपवर्तन के। कितने नियम है? दो। पहला नियम तो वो का वो है जो आपने परावर्तन में पढ़ा था। परावर्तन के अंदर हमने जो नियम पढ़ा था, सेम वो का वो नियम है। पहला नियम अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। पहला नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण। देखो ये रही आपकी आपतित किरण, ये रही आपकी अपवर्तित किरण, ये रहा अभिलंब। तीनों का तल एक है कि नहीं है? पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये रही आपतित किरण, ये रही अपवर्तित किरण, और ये रहा अभिलंब। तीनों का तल क्या है? एक है। तो पहला नियम हो गया। अब देखना, ये रहा परावर्तन में। देखो ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, तीनों का तल एक था।
सेम वो का वो इसमें है। ये रही आपकी आपतित किरण, ये रही आपकी अपवर्तित किरण, ये रहा अभिलंब, तीनों का तल एक है। अब दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या साइन आई एवं अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपातों का मान एक निश्चित स्थिरांक होता है, निश्चित स्थिरांक होता है। यानी कि साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, स्थिरांक होता है। मतलब ये दोनों मान, ये कोण आई आपतन कोण है, ये कोण कौन सा हुआ, अपवर्तन कोण है। इन दोनों का मान क्या होता है, एक निश्चित स्थिरांक होता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। इस नियम को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये स्नेल नामक वैज्ञानिक ने बात बताई थी कि आपतन कोण की ज्या साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपातों का मान एक निश्चित स्थिरांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रश्न बहुत बार एक नंबर का पूछ लेते हैं, अपवर्तन के कौन से नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, या सीधा पूछ लेते हैं स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम ये लिखना है कि आपतन कोण की ज्या साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपातों का मान एक निश्चित स्थिरांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। नीचे लिखना है साइन आई बट्टा साइन आर बराबर स्थिरांक। ये इसके अपवर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक तल में स्थित होते हैं। दूसरा है आपतन कोण की ज्या साइन आई एवं अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपातों का मान एक निश्चित स्थिरांक होता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। इसके पश्चात अपवर्तन के कोई प्रकार नहीं है, परावर्तन के हमने दो प्रकार पढ़े थे, अपवर्तन के प्रकार नहीं है। अब बात करेंगे लेंस की। देखो, दर्पण को हमने एक खोखले गोले का भाग माना था, दर्पण को एक खोखले गोले का भाग माना था, यहां से कट लगाया था। लेकिन लेंस को कितने खोखले गोले का भाग मानते हैं, दो खोखले गोलों का भाग माना जाता है। तो लेंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।